बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सपोर्ट इन प्लांट्स। सबसे पहले सपोर्ट की ज़रूरत क्यों पेश है। पौधों के जो एंसेस्टर्स थे, आबा अजदाद थे, वो पानी में रहते थे, एक्वेटिक थे, और पानी एक थिक मीडियम है, तो वो उनको खड़े होने में सपोर्ट दे रहा था। जी हाँ, थैंक यू। तो वो क्या करता था, पानी उनको सपोर्ट फराहम करता था। लेकिन जब ये लैंड में आए तो यहाँ हवा है, हवा एक थिन मीडियम है, वो सपोर्ट नहीं कर सकता, तो अब सपोर्ट का इंतजाम करना पड़ेगा। तो पौधे जो लैंड वाले प्लांट्स हैं, दे नीड एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपोर्ट अगेंस्ट एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस। अब ये सपोर्ट के लिए इन्होंने क्या किया, लैंड पर आते ही सपोर्ट के काबिल नहीं रहे। पहला ग्रुप जो ब्रायोफाइट का आया, उन्होंने सपोर्ट ना होने की वजह से अपने जिस्म को बहुत छोटा रखा, 2 सेंटीमीटर से बड़े नहीं हुए वो। अब जो लैंड में पानी से दूर जाने लगे और साइज भी बढ़ाने लगे, उन्होंने सपोर्ट सिस्टम डेवलप किया, और सपोर्ट के लिए इन्होंने 3 तरह के इंतजाम किए। टर्जिडिटी पर डिपेंड किया गया, ये हाँ, सपोर्टिंग टिश्यू डेवलप किए। मखसूस टिश्यूज इसी मकसद के लिए बनाए गए, सपोर्टिंग टिश्यूज, और इन टिश्यूज की अरेंजमेंट का एहतमाम किया। अरेंजमेंट से क्या फर्क पड़ता है, ये सारी चीजें आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं टर्जिडिटी के जरिए सपोर्ट कैसे मिलती है, और कौन से सेल्स हैं जो टर्गर होकर सपोर्ट फराहम करते हैं, वो भी आपको बताएंगे। सेकेंडरी ग्रोथ इसी में आ जाएगी, सपोर्टिंग टिश्यूज में। देखें, पौधों में सेल वॉल तो होती ही है, और ये जब भी होगी सबसे बाहर होगी, और ये टफ एंड रिजिड है, बहुत मामूली इसमें लचक है। इसके जस्ट इनसाइड पर सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन सपोर्ट के काबिल नहीं है, और बाकी साइटोप्लाज्म है, बीच में एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। मैं जल्दी कर रहा हूं इसलिए कि हम पहले पढ़ चुके हैं। इस पौधे में पानी और सैल्यूट्स दोनों बाहर से आते हैं, कंपटीशन करते हैं। डिफ्यूजन के जरिए सैल्यूट आते हैं हाई टू लो कंसंट्रेशन, ऑस्मोसिस के जरिए पानी आता है हाई टू लो कंसंट्रेशन। ये दोनों जब टिश्यू में भर जाएंगे तो इन दोनों के मुश्तरका प्रेशर डेवलप होगा, जिसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और ये ऑस्मोटिक प्रेशर इस वैक्यूल की वॉल्स पर या इसकी मेम्ब्रेन पर चारों तरफ अप्लाई होगा। इसके नतीजे में वैक्यूल की मेम्ब्रेन फैलना शुरू हो जाएगी। जब ये फैलेगी तो ये साइटोप्लाज्म को किनारों की तरफ धकेलेगी, साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन को धकेलेगा, सेल मेम्ब्रेन जाके सेल वॉल को प्रेशराइज करेगी, जिसके नतीजे में सेल वॉल में जितनी गुंजाइश थी उतनी ये एक्सपेंड हो जाएगी, और एक वक्त आएगा इस प्रेशर की वजह से सेल वॉल मुकम्मल तौर पर एक्सपेंड होकर मजीद फैलने के काबिल नहीं रहेगी, और नतीजा क्या निकलेगा, सेल एक टाइट कंडीशन में आएगा। दिस टाइट कंडीशन ऑफ सेल इज कॉल्ड टर्जिडिटी। अब सारे सेल्स इस तरह से टर्जिड होंगे तो क्या होगा, ये सब मिलकर सपोर्ट के काबिल हो जाएंगे, लेकिन बहुत बड़े प्लांट्स के लिए ये काफी नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं पौधे 3 तरह के थे ना, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। तो सारे हर्बेशियस प्लांट्स अपने सपोर्ट के लिए टर्जिडिटी पर डिपेंड करते हैं। यानी हम कह सकते हैं सपोर्ट का सबसे कमजोर जो तरीका है वो टर्जिडिटी है। कौन से पौधों के लिए काफी है, हर्बेशियस प्लांट्स। अच्छा, हर्बेशियस प्लांट्स की 2 बातें हैं। एक तो उनमें लकड़ी नहीं है, इसीलिए हर्ब्स कहते हैं उनको। दूसरा सवाल है कि लकड़ी क्यों नहीं है, इनकी उम्र बहुत मुख्तसर है। एक सीजन की उम्र होती है मैक्सिमम 6 महीने तक, तो उस 6 महीने में लकड़ी बना के क्या करना है। तो अब क्या होगा, ये पौधा है, हर्ब है, फर्ज करें गंदुम है या घास है, इसके सारे सेल्स जब टर्जिड हो जाएंगे तो पौधा खड़ा रहेगा, और टर्जिडिटी को मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि रूट के आसपास पानी दस्तयाब हो। पानी, क्योंकि पानी अंदर जाएगा तो बाद में सैल्यूट आएगा, सैल्यूट भर जाएगा तो फिर पानी आएगा। तो अगर पानी कम हुआ तो ये पौधा क्या करेगा, फिर सपोर्ट लूज करके
मुरझा जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, विल्टिंग। विल्ट हो जाएगा। ये सपोर्ट खत्म हुआ, विल्ट हुआ तो क्या हुआ, नीचे जमीन के साथ रगड़ खाएगा, ना धूप सही तरह से मिलेगी, ना ऑक्सीजन हासिल कर सकेगा, ना कार्बन डाइऑक्साइड के हिस्से मिलेगी। खड़े होने से तो उसको चारों तरफ से धूप भी मिल रही थी, खुराक सब कुछ मिल रहा था। अब अगर विल्टिंग हो गई है तो क्या खत्म हो गई पौधे की जिंदगी? नहीं। अगर बरवक्त पानी मिला तो ये पानी एब्जॉर्ब करके एक दफा फिर ये सारे सेल टर्जिड होकर इस पौधे को दोबारा पहले वाली कंडीशन में लाएंगे, ये खड़ा हो जाएगा फिर। लेकिन एक लिमिट के बाद देर हो गई, बहुत देर हो गई, तो फिर ये पौधा मर गया। तो आपने क्या देखा, सपोर्ट पौधे के लिए जिंदगी और मौत का मसला था। जब तक सपोर्ट थी ये जिंदा था, एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा था। सपोर्ट नहीं मिली थी, ये मर गया। तो हर्बेशियस प्लांट सिर्फ टर्जिडिटी पर डिपेंड करेंगे, क्योंकि इनके लिए इनकी लाइफ बहुत मुख्तसर है। उन्होंने कोई ऐसे स्पेशलाइज्ड टिश्यूज डेवलप नहीं किए। अब इसी फेनोमेना को हर्ब्स और शर्ब में भी मेंटेन कर रखा है। वो टर्जिडिटी पर थोड़ा डिपेंड करते हैं, लेकिन जरूरत उनको भी है। तो यहाँ पर जो सपोर्टिंग टिश्यूज बने, ये दो कैटेगरीज के हैं, हर्ब्स और श्रब्स और ट्रीज की बात है। दो तरह के सपोर्टिंग टिश्यूज हैं। एक को कहा जाता है कोलन कायमा और दूसरे कहलाते हैं स्केलेटन कायमा। इनकी लोकेशन का भी फर्क है और दीगर चीजों में फर्क है। मसलन कोलन कायमा लिविंग सेल्स है, जबकि स्केलेटन कायमा डेड सेल्स है, कभी जिंदा थे अब नहीं। और इनकी फिर दो अक़साम हैं, एक फाइबर्स कहलाते हैं, दूसरे स्केलेरिड्स कहलाते हैं, स्केलेरिड्स। अब इनको डिस्कस करने से पहले हम कोलन कायमा की बात करें। कोलन कायमा के सेल आमतौर पर इस तरह के गोल होते हैं या मामूली से चौकोर होते हैं, इस तरह के। और इनकी सेल वॉल कॉर्नर्स पर थिक होती है, बाकी जगहों पर थिन होती है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि कोलन कायमा जो लिविंग सेल्स हैं, इनकी सारी सेल वॉल बहुत मोटी नहीं है। खास पॉइंट्स पर ये काफी थिक है, अदरवाइज ये काफी थिन है और वैक्यूल अंदर है। तो इनमें दो तरह से शक्ति आ गई। एक जो थिक पॉइंट्स ऑफ सेल वॉल हैं वो इनको टफ बना रहे हैं, दूसरा ये टर्जिड भी हो सकते हैं। टर्जिड होने के बाद तो ये और टफ हो जाएंगे, तो ये सपोर्ट के काबिल हो जाएंगे। अब देखते हैं ये कोलन कायमा कहां कहां पाए जाते हैं। ये रूट और स्टेम में पाए जाते हैं। अगर आपको याद हो तो रूट की स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था, इंटरनल स्ट्रक्चर। रूट में सबसे बाहर एपिडर्मिस है, इससे अंदर जो सेल्स थे इनको कॉर्टेक्स कहा था। तो ये कॉर्टेक्स के सेल्स कोलन कायमा के। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि कोलन कायमा के सेल्स रूट और स्टेम के कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं और लीफ के पेटियोल में पाए जाते हैं। पेटियोल कौन सी चीज है? ये एक लीफ है, एक बहुत छोटी सी डंडी होती है ना, ये इसको पेटियोल कहते हैं। तो तवज्जो चाहूंगा, इस पेटियोल के सेल टर्जिड होंगे तो लीफ फैला हुआ रहेगा। अगर यहां की टर्जिडिटी खत्म हो गई तो लीफ कैसा होगा? ये लीफ यूं लुढ़क जाएगा नीचे। लुढ़कने वाला लीफ कहां से रोशनी लाएगा? तो लीफ को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए इस तरह एक्सपेंडेड होना चाहिए। तो लीफ की एक्सपेंशन का जिम्मेदार कौन है? टर्जिडिटी ऑफ कोलन कायमा सेल्स ऑफ पेटियोल। पेटियोल में जो कोलन कायमा के सेल्स होंगे वो टर्जिड होंगे तो लीफ इस हालत में रहेगा, एक्सपेंडेड। फिर इसके ऊपर मैक्सिमम लाइट पड़ेगी तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा। अगर यहाँ की टर्जिडिटी लूज हुई तो लीफ भी विल्ट करेगा, विल्ट हो जाएगा और विल्टिंग की वजह से रोशनी उस पर कम से कम पड़ेगी तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकता। तो अब आपको याद रखना है कोलन कायमा की 3 खूबियां मैंने बताई। पहली बात लिविंग है, दूसरा इनकी सारी सेल वॉल थिक नहीं है, पॉइंट्स पर या कॉर्नर्स पर थिक है, बाकी थिन है। तीसरी बात, ये टर्जिड हो सकते हैं
और चौथा नुक्ता ये याद रखना था कि ये सेल कहाँ पाए जाते हैं? रूट और स्टेम के कॉर्टेक्स में, लीफ के पेटियोल में। पेटियोल के साथ साथ ये अंदर मिड रिब में भी किसी हद तक पाए जाते हैं और इसके नतीजे में लीफ एक्सपेंडेड रहता है। तो इनके जरिए सपोर्ट हर्बेशियस प्लांट्स भी लेंगे और वुडी प्लांट्स भी लेंगे। अब आते हैं स्केलेरन कायमा की तरफ। याद रखना ये स्केलेरन कायमा दरअसल डेड जाइलम के सेल्स हैं। अगर आपको याद हो तो जाइलम के सेल्स लिविंग भी हैं, डेड भी हैं। शुरू में जो बनता है उसको प्राइमरी जाइलम कहते हैं और जब नया जाइलम बनता है, कैसे बनता है वो आगे बताएंगे हम। नया जाइलम बनता है तो उसको सेकेंडरी जाइलम कहते हैं। सेकेंडरी जाइलम लिविंग में हो जाता है, उनके बनने के बाद प्राइमरी जाइलम मर जाता है। मरे हुए उनको स्केलेरन कायमा कहते हैं और ये स्केलेरन कायमा फाइबर्स हैं तो इस तरह से लंबे हैं और जो स्केलेरिड्स हैं ये निस्बतन शॉर्टर है, इस तरह से शॉर्ट लेकिन ब्रॉड। और इन दोनों की सेल वॉल, दोनों की वेरी थिक, बहुत मोटी होती है और साथ में लिग्निफाइड है। ये लिग्निफाइड का क्या मतलब है? लिग्निन मौजूद है और लिग्निन आपको मालूम है सेकेंडरी सेल वॉल में होती है, यानी इनके पास सेल वॉल की कम से कम 2 नहीं तो 3 तहें हैं। मिडिल लेविला भी है, प्राइमरी लेयर भी है, सेकेंडरी लेयर। अच्छा, इसको काट कर देखते हैं हम। काट कर यहां से देखेंगे तो ये कैसे नजर आता है? ये अंदर सेल है और ये इतनी मोटी सेल वॉल। मेरी बात समझ आ रही है? एक्चुअल सेल ये है और उसके गिर्द इतनी मोटी सेल वॉल, तो ये कितना कड़क, कितना सख्त होगा। और ऐसे सख्त सेल्स एक दूसरे के साथ जुड़ कर रखेंगे तो वुड बनेगी, लकड़ी। यही लकड़ी इनको सपोर्ट करा। तो इसका मतलब यह है कि पौधे का जो लकड़ी वाला पोर्शन है वो डेड पोर्शन है, वो सिर्फ सपोर्ट के लिए। और अंदर क्यों रखा है? अंदर इसलिए रखा है, डेड सेल जो भी हो उसको फंजाई और बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं। अंदर रखेंगे, किनारों पर लिविंग सेल्स होंगे तो वो बैक्टीरिया और फंजाई को अंदर जाने नहीं देंगे, लकड़ी सड़ेगी नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा जब किसी दरख्त को काटते हैं तो लकड़ी तरोताजा होती है, लेकिन कुछ दरख्तों में तो इस तरह बड़े बड़े सुराख बन जाते हैं तो वो अंदर से सड़ी हुई लकड़ी निकल आती है। ऐसा क्यों हुआ है? इधर कोई चोट लगी है इनको, कभी सुराख हुआ है, उस सुराख के जरिए फंजाई और बैक्टीरिया अंदर जाकर डेड लकड़ी को डिकम्पोज कर रहे हैं। तो डिकम्पोज होने के बाद फिर सपोर्ट नहीं दे सकती लकड़ी। लकड़ी तब तक सपोर्ट दे सकती है जब तक वो डिकम्पोज ना हो ओरिजिनल हालत में। अच्छा, ये जो सेल्स थे इनको कहा ये लंबाई में इतने तो लंब नहीं है, लेकिन इनकी सेल वॉल भी इतनी ही थिक है, इतनी मोटी, लिग्निफाइड है और इनको बाज़ औक़ात स्टोन सेल्स भी कहा जाता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? These are usually found, लकड़ी में भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये फ्रूट कोट या फ्रूट कवर में पाए जाते हैं और सीड कोट में पाए जाते हैं। देखें, फ्रूट कवर में बहुत नहीं है ये। अक्सर फलों का छिलका काफी सख्त होता है, खासतौर पर सेब है, नाशपाती है, ऐसे कई फल आप जानते हैं जिनका कवर काफी टफ होता है, तो उस टफनेस की वजह स्केलेरिड्स की प्रेजेंस है। लेकिन सीड कोट तो सबकी टफ होती है। खजूर की गुठली को जहन में रखें, कितनी सख्त है, हम दांतों से नहीं तोड़ सकते, वो सब के सब इन्हीं सेल से बनी। खुबानी की गिरी का देखें, अखरोट का देखें, तो सेल, ये कौन से सेल्स थे? स्केलेरिड्स, जिन्होंने प्रोटेक्शन की खातिर इतने सख्ती इख्तियार की कि वो जो बहुत नाजुक सा एम्ब्रियो था वो महफूज रहा उसके अंदर। बाकी लकड़ी इन्होंने बना ली और लकड़ी सपोर्ट के काम आ रही। ये था टिश्यूज के जरिए सपोर्ट हासिल करना। और ये लकड़ी साल हा साल अगर सड़ी नहीं तो ये साल हा साल सपोर्ट फराहम कर सकती है और हैवी से हैवी स्ट्रेस के खिलाफ भी सपोर्ट फराहम